हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में यूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजराइल का फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा और उसकी वजह से हर दिन होने वाला टकराव है, लेकिन शैतानी ताकतें इलाके में अपने एजेंटों के ज़रिए नए नए झगड़े पैदा करती रहती हैं। तुर्की ने 2011 और उसके बाद सीरिया और इराक में न सिर्फ दाइश की मदद की थी, बल्कि अपनी फ़ौजें भी वहाँ पहुँचा रखी हैं। बहाना यह है कि वो अपने मुखालिफ कुर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइज्जत और आज़ाद मुल्क पड़ोसी मुल्क की फ़ौज को अपने यहाँ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। 2 दिन पहले एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसके नतीजे में तुर्की और इराक के बीच टकराव की हालत बन गई है। नॉर्थ वेस्ट इराक के दहोक इलाके में एक टूरिस्ट रिजॉर्ट पर इराकी सरकार के मुताबिक तुर्की की फ़ौज ने हमला किया है, जिसमें 11 लोग मारे गए हैं और 23 जख्मी हुए हैं। बगदाद में तुर्की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट हुआ और भीड़ ने एम्बेसी पर लगे झंडे को आग लगा दी। इराक में तुर्की के खिलाफ सख्त गुस्सा है। अब तुर्की का बॉर्डर बंद करने और उसके साथ कारोबार ख़त्म करने की मांग हो रही है। सवाल यह है कि क्या रजब तैयब एर्दोगान इस तरह से पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों पर हमले और उनकी ज़मीन पर कब्जा करके दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा बनने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि इजराइल के दुश्मन सीरिया और इराक पर आप हमले करें, फिर भी दुनिया के मुसलमान आपको अपना लीडर माने? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सऊदी अरब के बादशाह अमेरिका और इजराइल के प्लान पर चलते हुए खुद को खादिमुल हरमैन होने का दावा करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इराक में होने वाले इस हमले की क्या हकीकत है, इस पर इराक और तुर्की का क्या कहना है और इंटरनेशनल सतह पर इसे कैसे देखा जा रहा है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इराक के मुताबिक तुर्की के तोपखाने ने 20 जुलाई वेडनेसडे को नॉर्थ इराक में दहोक इलाके में एक टूरिस्ट रिजॉर्ट पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए और 23 जख्मी हुए हैं। इस वाक़े में कम से कम 4 हमले किए गए, जिसका निशाना तुर्की बॉर्डर के पास कुर्द इलाके में दहोक सूबे का एक गाँव पारख बताया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तुर्की की फौजें अक्सर नॉर्थ इराक में कुर्द टेररिस्ट्स को निशाना बनाने के लिए हमले करती हैं, जिन्होंने वहां पनाह ली हुई है। इस हमले के बाद इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए बयान में कहा है कि एक बार फिर तुर्की की फौजों ने इराक की सॉवरेंटी और शहरियों की जिंदगी और सिक्योरिटी की खुले तौर पर खिलाफ वर्जी की है। इस जालिम हमले ने यह हकीकत साबित कर दी है कि तुर्की ने इराकी इलाके और उसके लोगों की जिंदगी के खिलाफ फौजी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इराक की लगातार मांगों को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा है कि इराक को हमले का जवाब देने का पूरा हक है और वो हमला करने वालों को जवाबदेह ठहराएगा। दूसरी तरफ तुर्की के डेली सबाह अखबार के मुताबिक ये खतरनाक हमला कुर्द टेररिस्ट ग्रुप PKK के जरिए किया गया है। अंकारा में सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से अखबार ने बताया है कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि टेररिस्ट ने हमले को अंजाम दिया है। अंकारा के सिक्योरिटी सोर्सेज ने कहा है कि PKK को सपोर्ट करने वाले मीडिया ने यह दावा करते हुए झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं कि यह हमला तुर्की की फौज ने किया है। तुर्की की सिक्योरिटी सोर्सेज ने आगे कहा है कि टेररिस्ट ग्रुप जो तुर्की के कामयाब टेररिज्म मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से खात्मे के कगार पर है, झूठी और गलत खबरें फैलाने और दूसरे गैर उसूली तरीक़ों का सहारा लिया है। तुर्की के सरकारी सोर्स ने कहा है कि PKK टेररिस्ट अक्सर इलाके में आम शहरियों को निशाना बनाते हैं और उनमें से कई, जिनमें किसान भी शामिल हैं, PKK टेररिस्ट्स की वजह से अपने खेतों में जाने से डरते हैं। जिस दिन हमला हुआ उसी दिन तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा था कि तुर्की की फौज टेररिस्ट मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान शहरियों, शहरी बुनियादी ढांचे, तारीखी और कल्चरल इमारतों और दूसरे मकामात को निशाना बनाने से परहेज करती है। इसने इराकी सरकार से PKK टेररिस्ट के जरिए
नहीं उकसाए जाने और असली गुनाहगारों को तलाश करने के लिए जांच शुरू करने की भी अपील की है। तुर्की के अखबार डेली सभा के मुताबिक नॉर्थ इराक उन कई PKK टेररिस्ट ठिकानों में से एक है जहां से वे तुर्की में हमले करते हैं। तुर्की की फौज अक्सर नॉर्थ इराक में बॉर्डर पार करके कार्रवाई करती है। तुर्की लंबी मुद्दत से जोर देता रहा है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ टेररिस्ट खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसने इराकी सरकार से टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। तुर्की ने पहले कहा था कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो वो टेररिस्ट खतरों को निशाना बनाने से नहीं कतराएगा। उधर इराक की राजधानी बगदाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने दोहक में हमले के लिए तुर्की की तरफ से जिम्मेदारी से इनकार करने को एक काला मजाक माना है जिसे इराकी डिप्लोमेसी कबूल नहीं करती। साथ ही ये इशारा भी दिया है कि इराक फाइनेंशियल कार्रवाई का सहारा लेगा। इराकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अहमद अल सहाफ ने कल अल इराकिया न्यूज़ चैनल को बताया कि उनकी मिनिस्ट्री अब डिप्लोमेटिक दायरे में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन रिएक्शन का रास्ता अपना रही है। हमने कल एक बयान जारी करके सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी और आज हमने तुर्की के एम्बेसडर अली रजा गुने को एक सख्त प्रोटेस्ट नोट सौंपा है। उन्होंने आगे कहा कि आज न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में इराक के परमानेंट नुमाइंदे से राब्ता किया गया है और तुर्की के हमले पर चर्चा करने और इराक की सिक्योरिटी की गारंटी देने वाला एक रेजोल्यूशन जारी करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से एक इमरजेंसी मीटिंग करने का रिक्वेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताज़ा हमला इराक में तुर्की के हमलों की एक सीरीज में सबसे खतरनाक है और इस सिलसिले में इराकी सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तुर्की जिस समझौते की बात करता है उसे इराक में घुसने की इजाज़त है वो गलत है, क्योंकि सिर्फ एक बैठक का रिकॉर्ड मौजूद है जो अंकारा ने इराक की पिछली सरकार के साथ बात की थी और इस मीटिंग के रिकॉर्ड के मुताबिक तुर्की को इराक में कोई भी कार्रवाई से पहले इराक से इजाज़त लेना जरूरी है। इसके अलावा इराक में तुर्की 5 किलोमीटर से ज़्यादा घुसपैठ नहीं कर सकता। इराक का कहना है कि तुर्की इन शर्तों पर अमल नहीं करता। हमले के बारे में तुर्की के बयान पर इराकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अल सहाफ ने कहा है कि इराकी हुकूमत की इंफॉर्मेशन साफ है कि हमले के पीछे तुर्की है, जो कि पहला हमला नहीं है और लगातार हमलों की एक सीरीज में से एक है। तुर्की का जिम्मेदारी से इनकार एक काला मजाक है जिसे इराकी डिप्लोमेसी कबूल नहीं करेगी। आपको बता दूं कि इराक की कैबिनेट ने वेडनेसडे को ही अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से कहा था कि वो इराक की सॉवरेंटी और उसके शहरियों की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके तुर्की के खिलाफ एक पूरी फाइल तैयार करे जिसके जरिए इराक तुर्की की फौज के आए दिन इराकी हुदूद में घुसकर किए जाने वाले हमलों की फौरन शिकायत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कर सके। इस सब के बीच तुर्की के हमले पर रिएक्शन देते हुए इराक के सबसे अहम सियासी ग्रुप अल फतह अलायंस के सरबराह हादी अल आमिरी ने कहा है कि तुर्की के हमले के जवाब में तुर्की से लगे इराकी बॉर्डर को बंद कर दिया जाना चाहिए। हम तुर्की की इन क्रिमिनल हरकतों की सिर्फ मजम्मत करके खामोश नहीं हो जाएंगे, बल्कि मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए हमें मुल्क गिर सतह पर फैसला लेना होगा। सरकार से हमारी मांग है कि तुर्की के साथ इराक के बॉर्डर को फौरन बंद करे और इराक में तुर्क कंपनियों के कामकाज पर रोक लगाई जाए। अगर सरकार ने थोड़ी भी कोताही की तो हम उसे भी इस गुनाह में शामिल मानेंगे और इसे हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इराक के काफ़ी अहम सियासी ग्रुप सदर अलायंस के लीडर मुक्तदा सदर ने कहा है कि तुर्की इस भूल में है कि इराक जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। हमारी तजवीज़ है कि तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की सतह घटाई जाए, दोनों मुल्कों के बीच सारे राब्ते वाले रास्ते बंद किए जाएं, यूनाइटेड नेशन में शिकायत की जाए और तुर्की के साथ सिक्योरिटी समझौते को उस वक्त तक सस्पेंड रखा जाए जब तक तुर्की ये यकीन नहीं दिलाता कि इराक की ज़मीन पर हरगिज हमला नहीं करेगा और अगर हमला करेगा तो इराकी सरकार के तालमेल और मदद के साथ ही करेगा। आपको बता दूं कि इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने इस हमले में मारे गए लोगों से हमदर्दी जताने के लिए और उनके सम्मान में कल हमले से दूसरे दिन थर्सडे को अवामी शोक का ऐलान किया था। सोर्सेज के मुताबिक तुर्की ने पिछले 7 महीनों के दौरान इराक के दहोक, अरबिल, सुलेमानिया और मौसुल जैसे सूबों में 281 बार हमले किए हैं। उधर इराक में तुर्की के खिलाफ अवामी गुस्सा बढ़ रहा है। कल बगदाद में हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान तुर्की एम्बेसी से उसके झंडे को नीचे खींचकर
اس में आग लगा दी। मुक़द्दस शहर नजफ में भी तुर्की का वीज़ा जारी करने वाले ऑफिस पर हमला किया गया, उसे बंद कर दिया गया और तुर्की का झंडा उतार लिया गया। बसरा और नासिरिया शहरों में भी तुर्की का वीज़ा जारी करने वाले ऑफिस को नाराज़ लोगों ने बंद कर दिया और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि एक बार फिर आम लोगों को निशाना बनाया गया है, जबकि इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक आम लोगों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इस हमले की पूरी जांच कराए जाने की मांग की है और जोर देकर कहा है कि इराक की सॉवरेनिटी की इज्जत की जानी चाहिए। 1984 में कायम होने के बाद से PKK को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जरिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान किया जा चुका है, जिसे औरतों और बच्चों समेत तुर्की में 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। आमतौर पर उन हमलों को कुर्द वर्कर्स पार्टी PKK के जरिए चलाए जा रहे ट्रेनिंग सेंटर से कराया जाता है, जो साउथ ईस्ट तुर्की में लंबी मुद्दत से चल रही गोरिल्ला जंग का हिस्सा है। इराक में अक्टूबर 2021 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद किसी भी पार्टी या अलायंस को बहुमत नहीं मिलने की वजह से अभी तक नई सरकार नहीं बन सकी है। फिलहाल मुस्तफा अल काज़मी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। 329 मेंबर वाली पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले मुक़्तदा सदर के धड़े के 73 मेंबर्स ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उसके बावजूद अभी तक वहाँ नई सरकार नहीं बन सकी है। आपने देखा कि अमेरिका और इजराइल के प्लान पर इस पूरे इलाके में किस तरह से मुस्लिम मुल्कों को ही आपस में लड़वाया जाता है। सऊदी अरब ने भी सीरिया और इराक में बहुत ही तबाहकुन रोल अदा किया है। सीरिया और इराक ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ ईरान के साथ खुद को जोड़कर बेहतर महसूस करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।